नमस्कार, मैं रवीश कुमार। गौतम अडानी ने अपने ही समूह की सबसे बड़ी कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष का पद क्यों छोड़ दिया, क्यों इस्तीफा दिया? आखिर जिस कंपनी को अडानी ने बनाया, जो कंपनी मुंद्रा बंदरगाह को मैनेज करती है, उसके सबसे प्रभावशाली पद को छोड़कर गैर कार्यकारी पद क्यों लेने जाएंगे? ऐसा कौन करता है कि अपनी ही बनाई हुई कंपनी के कार्यकारी चेयरमैन का पद छोड़कर खुद को फैसला लेने वाले प्रभावशाली लोगों से अलग कर ले? मीडिया में इस्तीफा लिखा जा रहा है पद छोड़ने को, और कहेंगे भी क्या, इस्तीफा देते हैं तभी आप पद छोड़ते हैं। अडानी आध्यात्मिक हो गए हैं? ऐसा भी नहीं लगता। ऐसा होता तो अपने समूह की सभी कंपनियों से अलग हो जाते। तो मामला आध्यात्म या दर्शन का नहीं है। अडानी ने अपनी प्रिय कंपनी का पद क्यों छोड़ा? क्या इसलिए कि अमेरिका में कोई जांच चल रही है, मुंद्रा बंदरगाह का इस्तेमाल हुआ है ईरान से तेल के आयात करने में, और उसकी जांच अमेरिका कर रहा है? इस पर आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सुबह सुबह एक ट्वीट कर दिया, भारत के लोगों इसे समझिए, प्रधानमंत्री मोदी इसलिए राष्ट्रपति ट्रंप की धमकियों का सामने से जवाब नहीं दे रहे हैं क्योंकि अडानी के खिलाफ अमेरिका में जांच चल रही है। मोदी के हाथ बंधे हुए हैं क्योंकि मोदी ए और रूसी तेल डील के बीच जो वित्तीय लेन देन है उसके सामने आ जाने का खतरा है। राहुल गांधी ने ए किसे कहा? शायद अंबानी और अडानी को ही, लेकिन पहली लाइन में अडानी का साफ साफ जिक्र करते हैं कि अमेरिका में अडानी के खिलाफ जो जांच चल रही है उसके कारण प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप की धमकियों के आगे चुप रह जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अभी तक ट्रंप का नाम लेकर उनकी धमकियों का जवाब नहीं दिया है। यही बता दें कि राहुल गांधी का यह बयान एक सच्चे भारतीय की तरह है या नहीं कि रूस से तेल के आयात में पैसे के लेन देन में प्रधानमंत्री मोदी और AA का कोई रिश्ता है या नहीं। राहुल गांधी के आरोपों पर भी प्रधानमंत्री का जवाब नहीं आता है। इस्तीफा अडानी ने क्यों दिया, इस पर अडानी समूह ने गल्फ न्यूज को जवाब दिया है। कहा है कि कंपनी एक्ट के मौजूदा नियमों के पालन हेतु यह बदलाव किया गया जो एक से अधिक कंपनी में एक साथ कार्यकारी पद पर रहने से रोकता है। APSEZ में पहले से 2 कार्यकारी निदेशक थे, एक प्रबंध निदेशक हैं, पूर्णकालिक निदेशक हैं और CEO हैं। अलग पद के बाद अडानी अपना ध्यान अडानी समूह की अन्य इकाइयों और रणनीतिक कार्यों पर ज्यादा लगा सकते हैं। अडानी APSEZ के गैर कार्यकारी अध्यक्ष बने रहेंगे या तो कॉर्पोरेटी जवाब हुआ, रणनीति पर ध्यान देंगे, जैसे जगदीप धनखड़ ने कहा स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे। क्या नियमों का ध्यान अचानक आया? पहले नहीं दे रहे थे। अडानी कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर कब से हैं? जब बने तब यह नियम नहीं था या इसका ध्यान अब आया है? अडानी समूह के हिसाब से देखें तो अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन APSEZ उनकी सबसे अच्छी कंपनियों में से है। इस कंपनी का टर्नओवर करीब 3 लाख करोड़ बताया जाता है। यह कंपनी भारत के 14 बंदरगाहों और टर्मिनल का प्रबंधन करती है, केरला से लेकर पश्चिम बंगाल तक। गौतम अडानी को अगर किसी नियम के तहत अपने समूह की किसी कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष का पद छोड़ना ही था, वे किसी और कंपनी का पद भी छोड़ सकते थे। अपनी सबसे अच्छी कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष का पद क्यों छोड़ा? खुद को उस कंपनी में फैसला लेने वाले प्रभावशाली लोगों से अलग क्यों करना चाहेंगे? गल्फ न्यूज ने लिखा है कि यह कदम भारत के कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 203 के अनुसार है। किसी कंपनी में अलग अलग एग्जीक्यूटिव रोल संभालने वाले कितने की मैनेजरियल पर्सनल यानी KMP हो सकते हैं, इसकी संख्या तय होती है। एक कंपनी में CEO या MD या निदेशक का पदभार संभालने वाला व्यक्ति किसी अन्य कंपनी में वैसा ही पद ग्रहण नहीं कर सकता है। अरबों रुपए की कंपनी चलाते हैं तो जाहिर है कार्यकारी अध्यक्ष बनने से पहले इन नियमों का पता तो होगा। कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 203 का उन्हें नहीं पता होगा तो कंपनी के दूसरे अधिकारियों को पता होगा। फिर ऐसी चूक कैसे हो गई? गौतम अडानी का पद छोड़ना भी जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की तरह रहस्यमयी हो गया है। आज तक भारत के किसी सच्चे भारतीय को
नहीं पता कि जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा क्यों दिया, और न जगदीप धनखड़ एक सच्चे भारतीय की तरह आधिकारिक रूप से देश को बताने की जरूरत समझते हैं। 5 अगस्त को खबर तो यहां से आने वाली थी, लेकिन देश की जनता अभी तक समझ नहीं पा रही है कि 10 मई को सीज फायर हुआ, उसके 2 महीने बाद एनडीए के सांसद प्रधानमंत्री मोदी को जीत की माला क्यों पहना रहे हैं। क्या इसी के लिए गोदी मीडिया और आईटी सेल ने माहौल बनाया कि 5 अगस्त को कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन माला पहनाने की घटना से जनता कंफ्यूज हो गई कि इसकी क्या जरूरत थी। किसे पता था कि 5 अगस्त का मुबारक दिन गौतम अडानी से उनकी सबसे प्रिय कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष का पद मांग लेगा और वे उसका त्याग कर देंगे। इस वक्त जांच एजेंसियों का जो हाल है, इंडिया की बात कर रहा हूं सच्चे भारतीय की तरह, मुझे पूरा विश्वास है कि गौतम अडानी को भारत में किसी भी जांच एजेंसी से कोई खतरा होना ही नहीं चाहिए। इसीलिए मीडिया भी कारणों को लेकर बाहर की तरफ देख रहा है। मीडिया में 2 प्रकार की थ्योरी चल रही है। क्या इसका संबंध उस खबर से है जो वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपी थी जून के महीने में कि अमेरिका इस बात की जांच कर रहा है कि ईरान से लिक्विड पेट्रोलियम गैस का आयात मुंद्रा बंदरगाह के जरिए किया गया था या नहीं। अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगाया है। जब यह खबर छपी तब अडानी समूह ने जांच की बात से खंडन किया था, इनकार किया था, कहा था कि हम ऐसी किसी जांच के बारे में नहीं जानते हैं। यह भी कहा जा रहा है कि एपीएसईजेड अडानी समूह की मजबूत कंपनी है। अगर जांच के कारण गौतम अडानी पर प्रतिबंध लग गया तो कंपनी के लिए मुश्किल हो जाएगी, इसलिए उन्होंने यह पद छोड़ दिया। 31 जुलाई को अमेरिका ने 6 भारतीय कंपनियों पर ईरान से ईंधन आयात करने के कारण प्रतिबंध लगाया था। उन 6 कंपनियों में अडानी समूह की तो कोई कंपनी नहीं थी, लेकिन गल्फ न्यूज ने लिखा है कि इसकी जांच हो रही है कि मुंद्रा बंदरगाह की कोई भूमिका है या नहीं, उसका इस्तेमाल हुआ है या नहीं आयात में। एक थ्योरी यह भी है कि कथित रिश्वतखोरी के मामले में अमेरिका में जो जांच चल रही है उसके कारण कर्ज मिलने में दिक्कतें आ सकती हैं। इस कारण भी उन्होंने अपनी ही बनाई कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष पद को छोड़ दिया। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने गौतम अडानी की पदत्याग की घटना को लेकर विस्तार से लिखा है। उनके तर्क हैं कि अमेरिका द्वारा जांच हो रही है कि क्या अडानी कंपनियों ने मुंद्रा बंदरगाह के माध्यम से ईरानी एलपीजी आयात किया, जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का उल्लंघन करता है। हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा उठाए गए $250 मिलियन के रिश्वत और धोखाधड़ी के आरोप, जिनकी अब अमेरिकी एसईसी जांच कर रही है, अडानी समूह पर अमेरिकी निवेशकों को गुमराह कर फंडिंग हासिल करने और अरबों डॉलर के ऊर्जा अनुबंध हथियाने के लिए भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देने के आरोप हैं। यह बात ठीक है कि अमेरिका में गौतम अडानी के खिलाफ डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस रिश्वतखोरी के मामले में जांच कर रहा है, वहां मुकदमा भी चल रहा है। ट्रंप ने अपनी धमकियों में रूस से तेल खरीदने, मुनाफा कमाने की बात भी की है, लेकिन किसी कंपनी का नाम ट्रंप ने नहीं लिया। आधिकारिक सूचना बाहर नहीं आई है कि रूस और ईरान से कच्चा तेल आयात करने के लिए मुंद्रा बंदरगाह का इस्तेमाल हुआ है या नहीं, इसकी अभी जांच हो रही है। इसकी भी आधिकारिक सूचना नहीं आई है, सूत्रों से खबरें छप रही हैं। वैसे अडानी और अंबानी समूह को लेकर कुछ अन्य खबरें पहले छपी हैं जिनका संबंध रूस और ईरान से तेल के आयात को लेकर है। हम उसी के सहारे कड़ियों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। फरवरी 2022 से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। इसके शुरू होने के 3 महीने बाद की यह रिपोर्ट है। लिखा है कि अरबपति मुकेश अंबानी की रिफाइनरी ने युद्ध से करोड़ों कमाए। वॉर विंडफॉल लिखा है, यानी युद्ध से अचानक हुआ मुनाफा। रिपोर्ट के भीतर लिखा है कि रूस के युद्ध के कारण रिलायंस को इतने लाभकारी अवसर मिल रहे हैं कि कंपनी ने अपनी सबसे बड़ी रिफाइनरी में मरम्मत का कार्य रोककर डीजल और नेफ्ता के उत्पादन को बढ़ा दिया है, क्योंकि इनके दामों में तेजी से वृद्धि हुई है। यह भी लिखा है कि रूस पर लगे प्रतिबंध के कारण वहां से आने वाला कच्चा तेल सस्ता हो गया और इससे निकलने वाले कुछ उत्पादों पर मुनाफा 3 साल में अधिकतम है। जुलाई 2022 में मोदी सरकार ने ऊर्जा कंपनियों के सामान्य से अधिक मुनाफों पर विंडफॉल टैक्स लगा दिया, जिसका असर रिलायंस पर भी हुआ। 30 महीने बाद
दिसंबर 2024 में इस टैक्स को वापस ले लिया गया। अब मार्च महीने की इस खबर को देखिए। यूरोप के थिंक टैंक सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर क्रिया की रिपोर्ट के हवाले से द हिंदू अखबार ने खबर छापी है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने पिछले एक साल में अमेरिका को रूस का तेल बेचकर 6,850 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है। जनवरी 2024 से जनवरी 2025 के बीच अमेरिका ने भारत और तुर्की की 6 रिफाइनरी से 2.8 अरब यूरो का तेल आयात किया है। इसमें से रूसी तेल का मूल्य करीब 1.3 अरब यूरो था। भारत से आयात किए गए तेल में से 724 मिलियन यूरो यानी 6,850 करोड़ रुपए का तेल रूसी क्रूड से बनाया गया था। तो रूस से सस्ते तेल का आयात हुआ। इसका लाभ किसी सच्चे भारतीय को नहीं मिला। आम जनता तो आज भी 95 रुपया लीटर पेट्रोल भरा रही है, कल भी भराएगी। क्या सही में अमेरिका के कारण गौतम अडानी ने अपनी सबसे बड़ी कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष का पद छोड़ा है, जिसमें 1900 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं? इस कंपनी की कुल स्थायी संपत्ति 22,000 करोड़ से अधिक की बताई जाती है। गल्फ न्यूज ने लिखा है कि अडानी का पद छोड़ देना बड़ी बात है, क्योंकि भारत में बंदरगाहों पर जितना भी कारोबार होता है उसमें अडानी समूह की इस कंपनी की हिस्सेदारी 28% है। साथ ही यह समय भी काफी महत्वपूर्ण है। अब यहां से गल्फ न्यूज अमेरिका में चल रहे उनके कानूनी मामलों का जिक्र करने लग जाता है। आखिर गौतम अडानी ने इतने बड़े पद को क्यों छोड़ा? 5 अगस्त को गौतम अडानी की कंपनी अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बैठक थी। नतीजे भी सामने आए और अच्छे भी रहे। अपने समूह की सबसे बड़ी कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद अडानी कंपनी के फैसला लेने वाले प्रमुख लोगों में नहीं गिने जाएंगे। उनका पदनाम भी बदल गया। गौतम अडानी अनिल अंबानी तो नहीं हैं, जिनके खिलाफ 17,000 करोड़ के लोन फ्रॉड के मामले में ईडी जांच कर रही है। वे देश से भाग ना जाएं अनिल अंबानी, इसलिए ईडी ने लुकआउट नोटिस जारी किया है। 5 अगस्त को पूछताछ भी की और बताया जा रहा है कि आगे भी होगी। अनिल अंबानी भी एक सच्चे भारतीय हैं, ट्रू इंडियन। तभी तो उन पर भारत के बैंकों से हजारों करोड़ रुपए का लोन लेकर फ्रॉड करने का आरोप है। एक सच्चा भारतीय ही, इंग्लिश में ट्रू इंडियन ही, भारतीय बैंकों को चूना लगा सकता है। और एक सच्चे भारतीय को ईडी से कभी नहीं घबराना चाहिए। 10 साल में ईडी ने 5800 से अधिक मामले दर्ज किए, लेकिन सजा मात्र 15 में हुई। तो ईडी से भी क्या घबराना। गौतम अडानी भी एक ट्रू इंडियन है, सच्चे भारतीय। हिंदी में आज के भारत में गौतम अडानी जैसे सच्चे भारतीय पर कौन हाथ डाल सकता है? इसलिए भारत में किसी प्रकार की जांच को लेकर उन्हें बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए। अमेरिका की कोर्ट ने गौतम अडानी को सम्मन जरूर भेजा। जून महीने की खबर है द वायर में कि आज तक वो सम्मन गौतम अडानी को नहीं दिया गया। अमेरिका के सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने न्यूयॉर्क की फेडरल अदालत को बताया है 6 महीने बीत गए, गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी को सम्मन नहीं दिया गया है। इसी 2 मई को प्रधानमंत्री मोदी के साथ गौतम अडानी विझिंजम बंदरगाह के उद्घाटन में नजर आए। एक मंच पर दोनों एक साथ। यह पोर्ट भी अडानी ने बनाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अडानी के बनाए इस बंदरगाह की तारीफ की। तो इतनी तारीफ के बाद किसी की हिम्मत तो नहीं होगी कि अनिल अंबानी समझकर गौतम अडानी से पूछताछ शुरू कर दे। हम बार बार सच्चे भारतीय का जिक्र कर रहे हैं, ट्रू इंडियन का। इसका संदर्भ यह है कि राहुल गांधी ने चीन को लेकर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक बयान दिया। उनके बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा कि आपको संसद में बोलना चाहिए, सोशल मीडिया में नहीं। एक सच्चे भारतीय को इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। तभी से यह टिप्पणी चल रही है। इस टिप्पणी की काफी आलोचना हो रही है। जो बात संसद में कही जा सकती है वो सोशल मीडिया में क्यों नहीं कही जा सकती? आखिर संसद कोई प्राइवेट संस्था तो है नहीं कि वहां कही गई बात बाहर नहीं आएगी, गुप्त रह जाएगी। आप संसद में इसीलिए तो बोलते हैं ताकि वहां से बात देश भर में जाए। सोशल मीडिया में भी इसी तरह बोलते हैं ताकि ज्यादा लोगों को पता चले। राहुल गांधी ने लोकसभा में एक प्रश्न पूछा, इसे ध्यान से सुनिए। पिछले 5 वर्षों के दौरान भारत के बंदरगाहों पर ड्रग्स की जब्ती में क्या वृद्धि हुई है, उनकी लागत कितनी है और सरकार ने ड्रग्स की तस्करी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए।
इसके जवाब में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक जानकारी दी है। लिखा है कि एनसीबी के आंकड़ों के अनुसार 2020 से 2024 के दौरान बंदरगाहों पर मादक पदार्थों की जब्ती के मामलों की कुल संख्या 19 है। इनका कुल मूल्य 11,300 करोड़ रुपए से अधिक है। जवाब में दिए गए आंकड़ों के अनुसार 3 मामले अदानी के मुंद्रा पोर्ट से जुड़े हैं, जिनमें 3,115 किलो हेरोइन और कोकेन बरामद की गई। सरकार के जवाब में जब्तियों की कुल कीमत 6,386 करोड़ बताई गई। अदानी के जिस मुंद्रा बंदरगाह की अमेरिका कथित रूप से जांच कर रहा है, इसका इस्तेमाल ईरान से तेल आयात में किया गया है या नहीं, उसी मुंद्रा बंदरगाह से जब 6,000 करोड़ से अधिक का ड्रग्स बरामद हुआ, तब तो गौतम अदानी ने कार्यकारी अध्यक्ष के पद का त्याग नहीं किया। एकाध बार विपक्ष ने आरोप लगाया, लेकिन इससे जुड़ा मुद्दा ठंडा पड़ गया। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। मैंने ड्रग्स का जिक्र कुछ और वजह से भी किया है। मार्च के महीने में भारत का गृह मंत्रालय संसद में, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से कहता है, पिछले 5 साल में मुंद्रा बंदरगाह पर 3 अलग अलग मामलों में कुल 6,386 करोड़ के ड्रग्स पकड़े गए और 2021 की घटना में मुंद्रा पोर्ट से 5,976 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया। लेकिन एक ही महीने बाद, इसी साल की बात है, अप्रैल महीने में एनआईए सुप्रीम कोर्ट को बताती है कि मुंद्रा पोर्ट से 2021 में जो ड्रग्स पकड़ा गया उसकी कीमत 21,000 करोड़ है। क्या लोकसभा में राहुल गांधी को कम जानकारी दी गई? एनआईए और गृह मंत्रालय ने ड्रग की मात्रा तो करीब करीब एक ही बताई है, 2,988 किलो, लेकिन दाम में इतना अंतर कैसे हो सकता है? इंडियन एक्सप्रेस में यह खबर छपी है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा है कि भारत में ड्रग्स की कुल 6 खेप पकड़ी गई है। भारत में हेरोइन की खेप अफगानिस्तान से वाया ईरान और पाकिस्तान आ रही है। इसमें बिचौलिए और आईएसआई के लोग शामिल हैं। एनआईए ने कहा कि ड्रग्स का आयात पाउडर और कोयले के रूप में किया जा रहा है। इससे जो कमाई हुई उससे आतंकी संगठन को फंडिंग की जा रही है। एनआईए ने सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया कि इस मामले में एक अहम गवाह की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। कस्टम से रिटायर हो चुके एक अधिकारी ने ड्रग्स की खेप को उतारने की अनुमति दी थी। उनके खाते में पैसे आए। जब एनआईए ने उनकी जांच की तो अधिकारी ने कहा बयान देने को तैयार हैं, लेकिन उसी रात उनकी मौत हो गई। एनआईए ने कहा कि हम इस मामले की जांच करेंगे, क्योंकि उस समय वह गवाह सहयोग नहीं कर रहा था। फरवरी 2024 में खबर छपी कि इसी मामले में एक आरोपी जोबनजीत सिंह संधू पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गया। एक अन्य मामले में कच्छ से अमृतसर ले जाए जाने के दौरान पुलिस को चकमा दिया और फरार हो गया। कमाल की कहानियां हैं ये सब, कितना कुछ रह जाता है। गोदी मीडिया इन खबरों का पीछा नहीं करता, इसीलिए हमारा वीडियो लंबा हो जाता है कि एक घटना के आसपास छपी खबरों को हम खंगालने लग जाते हैं। भले उनका आपस में सीधे संबंध ना हो, लेकिन इसी बहाने कितना कुछ पता चल जाता है। ट्रंप क्या राज खोल देंगे, या ऐसा कोई राज ही नहीं है? अगर राज नहीं है तो बात बात में बहिष्कार का आह्वान करने वाले लोग ट्रंप को लेकर चुप क्यों हैं? अमेरिका का बहिष्कार क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ट्रंप का नाम लेकर जवाब तक नहीं दिया जा रहा है, तो कारण क्या हो सकता है? आप इंग्लिश में ट्रू इंडियन और हिंदी में एक सच्चे भारतीय की तरह सवाल करते रहिए और एक सच्चे दर्शक की तरह हमारा वीडियो देखते रहिए। एआई के इस्तेमाल से मेरी आवाज और वीडियो की नकल की गई है। कई सारे नकली चैनल बनाए गए हैं। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि आप दर्शक कंफ्यूज हो जाएं, मेरे चैनल तक पहुंच ना पाएं और नकली चैनल देखने लग जाएं। इसलिए हमेशा ravishkumar.official ही देखा कीजिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।